कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। लंदन के सबसे महंगे होटल के सामने दानिश की लग्जरियस कार आकर रुकती है। होटल के गेट के बाहर पहले से ही मीडिया जमा हुई थी, जो शायद बेसब्री से दानिश के आने का ही वेट कर रही थी, क्योंकि दानिश बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। दानिश के उतरने से पहले दानिश के गार्ड्स बाहर आकर सारे मीडिया को कवर कर लेते हैं, जिससे कोई भी उनके बॉस और मैडम की पिक्चर क्लिक ना कर पाए। सबसे पहले दानिश बाहर आता है और उसके बाद दानिश जाकर किसी के साइड वाला डोर खोलता है, जिससे किसी भी संभल कर बाहर जाती है। दानिश किसी का हाथ पकड़ उसके साथ अंदर जाने लगता है। वहीं मीडिया एक बार फिर से निराश हो जाती है कि वो फिर से दानिश को अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए। होटल के बड़े से हॉल के अंदर डिम लाइट्स थी और बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। मोस्टली लोगों ने ब्लैक कलर के ही कपड़े पहने थे, शायद ब्लैक थीम होगा आज की पार्टी का। कृषि वहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही गौर से देख रही थी। पार्टियों में तो वो बहुत बार आई, मगर ऐसी पार्टी में पहली बार आई थी। वो अंदर से काफ़ी एक्साइटेड भी थी और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। कुछ कदम ही दोनों चले होंगे कि दो वेटर एक प्लेट लेकर उनके सामने आ जाते हैं। उनकी प्लेट्स में मास्क थे, फैंसी मास्क, जो कि पार्टी की थीम थी। दानिश ने एक कपल मास्क उठाया, एक किसी को दिया और एक खुद लगा लिया। दोनों ने मास्क लगाया और आगे की ओर बढ़ गए। दानिश किसी को अपने साथ के एक टेबल के पास लेकर गया। दानिश, यहाँ बैठो। कृषि बैठ जाती है। दानिश चुपकर, वी हैव लाइक अ गुड गर्ल, इसके साथ उसके गाल पर एक छोटी सी किस की। मैं यहीं तुम्हारे पास ही रहूँगा, कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम्हारे बगल में मैक्स खड़ा है, इसे बोल सकती हो। किसी जो अपना सर नीचे लटकाकर दानिश की हर एक बात सुन रही थी। दानिश जाने को हुआ कि एक बार फिर वो किसी के करीब आया और उसी के कान के पास जाकर कहा, कोई भी ऐसा काम करने का सोचना भी मत जिसे मुझे गुस्सा आए। इतना कहते ही दानिश वहाँ से चला गया। वहीं किसी अब वहाँ अकेली बैठी थी। बाकी सब तो बस ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, पर कृषि बस एक ही जगह बैठी हुई थी। वो बस लोगों को देख रही थी, एक एक कहें कि उन्हें स्कैन कर रही थी अपनी आंखों से। वहाँ काफ़ी लोग थे, कुछ नशे में डूबे हुए थे, कुछ लड़कियों के साथ नशा कर रहे थे। वो बहुत ही अजीब सी जगह थी जहाँ किसी को घुटन हो रही थी। वहाँ की लड़कियों ने भी बिल्कुल ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे। वहीं एक प्राइवेट रूम में वेपन्स की स्मगलिंग चल रही थी, जिसका बॉस खुद दानिश था। दानिश, ये सारे वो वेपन्स हैं जो अभी वर्ल्ड में लॉन्च भी नहीं हुए हैं। डीलर एक, मानना पड़ेगा दानिश तुम्हें, वाकई तुम हो तो बड़े खतरनाक। मेट्रो दिन में लीगल विजनी और रात में ये इलीगल स्मगलिंग। दानिश, फालतू बातों का समय नहीं है यहाँ मेरे पास, जल्दी बोलो कितना दोगे, मुझे वापस भी जाना है। डीलर टू, 5 वेपन का 50 करोड़। दानिश, 5 वेपन का 500 करोड़। डीलर टू, तुम अपनी अकड़ भूल रहे हो। दानिश, औकात तुम भूल रहे हो, मैं नहीं। देना है तो बोलो, वरना इससे भी अच्छी डील्स है मेरे पास। डीलर एक, ठीक है। डीलर टू, तो ठीक है, डील पक्की हुई। वैसे दानिश, रात का अगर कोई प्लान हो तो उसे कैंसिल कर देना। आज तुम्हारे लिए खास 3 लड़कियां मंगाई है, वो भी थाईलैंड से, बिल्कुल कड़क है, अभी अभी बचपना छोड़ जवानी में आई हैं। दानिश पैसों का बैग उठाकर निकलने लगता है। उन लड़कियों को मेरे लिए मंगाई थी ना, और मैं अब जा रहा हूँ, तो उन लड़कियों को सही सलामत उनके घर पहुँचा देना। चलता हूँ। उसके बाद दानिश वहाँ से निकल गया। डीलर टू, इस नशेड़ी ने लड़कियों के लिए मना किया। डीलर एक, फॉरगेट इट, उन लड़कियों को भेज दो उनके घर। वहीं दानिश जैसे ही बाहर आता है तो देखता है उसकी मासूम सी परी वहीं बैठी थी, अपना सर नीचे किए। दानिश को उस पर बेहद प्यार आता है। तभी दानिश अपने लंबे कदमों से किसी के पास चला जाता है। दानिश, किसी किसी ऊपर देखकर समझ जाती कि दानिश है। दानिश, चलो। उसके बाद दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं और उनके पीछे पीछे गार्ड्स भी आ रहे थे। कुछ ही समय में उनकी गाड़ियाँ लंदन के रोड्स पर दौड़ने लगती हैं। अभी कुछ समय ही हुआ था कि गाड़ी को रफ्तार पकड़े कि अचानक से कार रुक जाती है, जिसे देख किसी मन में सोचती है, इतनी जल्दी मेंशन आ गया क्या। दानिश अपने साइड का डोर खोलता है और बाहर आ जाता है, और वहीं किसी के साइड का डोर एक गार्ड आकर खोलता है।
जिससे वो भी बाहर आती और बाहर आकर देखती कि वो लोग एक मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे। इस रेस्टोरेंट में किसी एक बार आई थी अपने कॉलेज दोस्तों के साथ। किसी अभी यही सोच ही रही थी कि उसे दानिश की आवाज़ सुनाई देती है। चले किसी, हाँ। दोनों आगे बढ़ते हैं और रेस्टोरेंट की टेबल के पास चले जाते हैं। दानिश एक जेंटलमैन की तरह किसी के बैठने के लिए चेयर निकालता है और खुद भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। तभी एक वेटर वहाँ उनके पास आता है। दानिश उसे बता देता है कि उसे क्या क्या चाहिए और मेनू किसी की ओर बढ़ा देता है, जिसे देख किसी दानिश को देखने लगती है। दानिश, तुम्हें जो खाना है ऑर्डर करो। किसी, मुझे वो। दानिश वेटर से, मैम के लिए एक प्लेट नूडल्स ले आओ और एक कोक। किसी, हाँ। वेटर मेनू लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं किसी को वहाँ बैठना बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। दानिश किसी की असहजता देख उससे पूछता है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? किसी, मुझे वॉशरूम जाना है। दानिश, तो पहले क्यों नहीं बताया? कम। दानिश किसी को खुद अपने साथ ले गया और लेडीज वॉशरूम में उसे जाने के लिए कहा। किसी अंदर चली गई और कुछ ही समय में बाहर आ गई। दोनों वापस जाकर टेबल पर बैठे और कुछ ही देर में उनका डिनर आ गया। दोनों ने खाना खाया और फिर घर जाने के लिए निकल गए। कार में दानिश किसी को ही देखे जा रहा था, जिसे किसी को काफ़ी अजीब लग रहा था। किसी बिल्कुल विंडो के बगल में बैठी थी। वहीं दानिश उसे देखकर मन ही मन हंस रहा था। उसकी हरकतें ही ऐसी थी। कुछ ही देर में उनका मेंशन आ गया। किसी जल्दी से कार से उतरकर अंदर भाग गई। दानिश उसे देखता ही रह गया। ये जल्दी सी लड़की न जाने कब उसके दिल में अपनी जगह बना ली। कृषि दौड़ते हुए अपने रूम में गई और जल्दी से डोर बंद करके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और जोर जोर से सांसें लेने लगी, क्योंकि उसे दानिश की वो नसीली आंखें देखी नहीं जा रही थी। कुछ टाइम बाद किसी वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और चेंज कर बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो सामने उसे बेड पर दानिश बैठा हुआ था, जो कि सिर्फ इस वक्त ट्राउजर में था। उसके सिक्स पैक एब्स साफ साफ नजर आ रहे थे। उसकी परफेक्ट से बॉडी को देखकर किसी का भी मन डोल जाए। वहीं दानिश आराम से बैठकर किसी को ही देख रहा था, जो इस वक्त सिर्फ एक लॉन्ग वाइट शर्ट में थी। उसकी गोरी गोरी टांगें साफ दिख रही थी, जो दानिश को खुद पर काबू खोने के लिए काफ़ी थी। दानिश बेड से उठकर किसी की तरफ जाने लगता है। वहीं किसी दानिश को अपनी तरफ आता देखकर डर जाती है और डर से अपनी आंखें भींच लेती है और कस कर अपनी पहनी हुई शर्ट को मुट्ठियों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे करके दानिश किसी के पास आ जाता है और उसके करीब खड़े होकर उसके चेहरे की बनावट को देखने लगता है। सच में ये लड़की थी तो बहुत सुंदर। शायद उसने इस लड़की से खूबसूरत कोई भी लड़की अब तक नहीं देखी थी। उसकी वो आंखें जिनमें वो बिना पलक झपकाए देख सकता था, वो पतली नाक और सबसे अच्छे उसके होंठ, बिल्कुल किसी चेरी की तरह लाल और सॉफ्ट। कुछ देर देखने के बाद दानिश किसी पर लगभग पड़ता है और उसके लिप्स को किसी भूखे भेड़िए की तरह चूसने लगता है। वहीं किसी, जिसने अब तक अपनी आंखें तो नहीं खोली थी, मगर उन आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसके आंसू दानिश के चेहरे को भिगा रहे थे, मगर दानिश तो जैसे को समझ ही नहीं पाया। उसे शायद किसी के हाथ के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था, यहाँ तक कि किसी भी नहीं। दानिश किसी को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। इस बीच दानिश ने एक सेकंड के लिए भी किसी के लिप्स नहीं छोड़े थे। वो लगातार उसे किस किए जा रहा था। वहीं किसी की आंखों से भी लगातार आंसू बह जा रहे थे। अब किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी तो वो दानिश को धक्का देने लगती है, मगर दानिश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके सामने एक छोटी सी बच्ची क्या ही लग रही थी। जब दानिश किसी से अलग नहीं होता तो किसी अपने हाथ पैर चलाने लगती है। वो अपने नाखूनों से दानिश को पीठ और कंधे पर चुभा रही थी, ये कहें खरोच रही थी। अब जाकर कहीं दानिश को होश आया और उसे लगा, मगर अभी भी वो सिर्फ अपने उसके होठों से अलग हुआ था। दानिश अब किसी के गले में आ चुका था और उसे वहाँ भी किस कर रहा था, मगर ये किस पहले वाली किसी से काफ़ी सॉफ्ट थी। वहीं किसी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। कुछ देर बाद दानिश अलग हुआ और वहीं किसी के बगल में ही पीठ के बल लेट गया और गौर से सीलिंग की तरफ देखने लगा। वहीं किसी वहां से एक कोने में सिमट गई और रोते रोते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर में दानिश उठा और उसी रूम के वॉशरूम में चला गया। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। शायद वो इस ठंडे पानी से अपने अंदर की गर्मी को शांत कर रहा था। शावर लेकर जब दानिश आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपने कंधों पर निशान दिखाई दिए। उन पर हाथ रखते ही उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई।
उसे अच्छे से याद है कि जब एक लड़की ने उसकी बॉडी पर ऐसे ही नाखूनों के निशान बनाए थे तो उसने उस लड़की को मार दिया था, एक बेदर्द मौत दी थी। पर आज, क्या आज भी वो ऐसा ही करेगा? दानिश, नहीं, तुम्हारा टच ही अलग है। तुम्हारा टच करना भी ऐसा लगता है जैसे एक हवा की लहर मुझे छू के निकली हो। कुछ देर में दानिश वॉशरूम के बाहर आता है और चेंज करके किसी के बगल में लेट जाता है, पर इतने बड़े बेड पर किसी एक कोने में सिमटी हुई थी। दानिश उसे आहिस्ते से उठाता है और अपने बहुत पास लिटाकर उसे कडल करके सो जाता है। ऐसे ही शांति से रात बीत जाती है, मगर क्या पता कल के दिन कौन सा तूफान आ जाए। किसी आराम से सो रही थी कि तभी कोई डोर खोलकर अंदर आ जाता है, मगर किसी को इस बात की भनक नहीं थी। जो अंदर आया था वो एक मेड थी। मेड अंदर आकर किसी के साइड में बैठ जाती है और उसे प्यार से उठाने लगती है। मेड, किसी उठो, सुबह हो गई। ज़्यादा समय ना लेते हुए किसी फौरन उठ जाती है और उठते ही एक सवाल पूछती है जो वो पिछले 4 दिनों से पूछ रही थी, क्या दानिश आ गया? मेड ने निराशा के साथ ना में सिर हिला दिया। किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद किसी नहाकर बाहर आती है, चेंज करके वो नीचे ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद वो बाहर गार्डन में बैठ जाती है। आखिर पिछले 4 दिन से वो यहीं बैठी रहती थी। उस रात के बाद दानिश घर ही नहीं आया था और यही बात किसी को खटक रही थी। अब इतने बड़े घर में वो अकेली रहती थी, ना ही तो ये गार्ड्स उसे कहीं जाने देते थे और ना ही किसी को फ़ोन करने देते थे। पूरा दिन किसी इसी घर में ही बिताती थी। अब वो यहाँ रह रहकर थक चुकी थी। दानिश के ऑफिस में दानिश इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉलर आईडी पर होम लैंडलाइन शो हो रहा था। दानिश एक नज़र देखता है और फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर कॉल पिक कर लेता है। तभी वहाँ से एक मेड की आवाज़ आती है जो काफ़ी हाँफ रही थी और घबराई हुई भी थी। बॉस, बॉस, वो लड़की क्रिस्का मैडम भाग गई। इतना सुनना ही था कि दानिश का शरीर गर्म हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो दुनिया को तबाह कर देना चाहता था। दानिश अचानक से उठता है और मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। वहीं बाकी मीटिंग में बैठे हुए मेंबर्स को थोड़ा डर लगता है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो गई हो जिस वजह से दानिश मीटिंग छोड़कर चला गया हो। वहीं दानिश का पीए वहाँ खड़ा था। वो सबको मीटिंग ओवर होने को बोल देता है, जिससे सब चले जाते हैं। मेंशन के बाहर 3 से 4 गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिन्हें देखकर वहां खड़े गार्ड्स आगे आकर डोर ओपन करते हैं, जिसमें से दानिश बाहर आता है, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। दानिश सीधा अंदर चला जाता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। एक साइड घर के स्टाफ खड़े खड़े हुए और वहीं दूसरी साइड घर के गार्ड्स। दानिश सबको बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। तभी वो अचानक से उठता है, उसके सामने जो कांच की टेबल थी उसको गुस्से में तोड़ देता है अपने हाथों से। उसका ऐसा रिएक्शन देख सब और ज़्यादा डर जाते हैं। तभी मेन डोर से राय आता है। दानिश के सामने आकर सर झुकाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, राय, बॉस, मैम यहाँ से भागकर सीधा अपने घर गई हैं। दानिश गुस्से से उठकर बाहर चला जाता है और जाकर कार में बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक के बाद एक कार वहां से निकल जाती है। किसी के घर के बाहर किसी अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसे एक अनजान आदमी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था और उस घर का ताला लगा हुआ था। किसी उस आदमी के पास जाती और कहती है, आप इस घर का ताला क्यों लगा रहे हैं अंकल? वो आदमी, मेरा घर है, मेरा ताला लगाऊं या कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? किसी, आपका घर? पर ये तो हमारा घर है ना। मेरे पापा मम्मी कहाँ गए? किसी अंदर झांकने लगती और चिल्ला रही थी, अपने अम्मा पापा को बुला रही थी। वो आदमी, अरे अरे पागल लड़की, क्या कर रही हो तुम? किसी, दूर हटिए, ये मेरा घर है, ये हमारा घर है। वो आदमी, तुम? ये घर मैंने पूरे 25 लाख में खरीदा है, वो भी इस घर के मकान मालिक से। ये देखो, पेपर्स दिखाते हुए, ये देखो, ये घर के रजिस्ट्री के पेपर हैं। किसी उन पेपर्स को देखती, उन पेपर्स पर सच में उसके पापा के ही सिग्नेचर थे। ये देख उसे थोड़ा बहुत शौक लगता है। किसी, पापा, आपने हमारा घर बेच दिया? वो आदमी, अब तो तसल्ली हो गई ना, अब जाओ यहाँ से। वो आदमी किसी से पेपर्स छीन लेता है और वहां से जाने लगता है। उसे जाते हुए आदमी को देखती है और तभी उसके दिमाग में एक बात याद आती है और वहां से भागकर उस आदमी के पास जाती है। सुनिए सुनिए अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि ये घर किसने बेचा है और वो कहाँ गए?
वो आदमी, अरे मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए, और मुझे पता भी होगा तो भी नहीं बताऊंगा। अब निकल जाओ यहाँ से। किसी, अंकल प्लीज़, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ गए, प्लीज़ अंकल प्लीज़। वो आदमी, अच्छा ठीक है बताता हूँ। वो लोग शायद स्विट्जरलैंड गए हैं, लेकिन उनका एड्रेस नहीं पता है मुझे। किसी, आपके पास उनका नंबर तो होगा ना? वो आदमी, हाँ है तो। किसी, प्लीज़ मुझे उनसे एक बार बात करने दीजिए। वो आदमी कुछ सोचते हुए, ठीक है लेकिन सिर्फ 2 मिनट। किसी, हाँ हाँ बस 2 मिनट। वो आदमी कॉल लगाकर किसी को फ़ोन दे देता है। रिंग जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। बार बार लगाने पर भी कोई कॉल पिक नहीं करता है। तभी कोई किसी का नाम पुकारता है। किसी, कोई बहुत गुस्से से किसी का नाम पुकारता है, जिसे किसी भी एक पल के लिए घबरा जाती है। वो जैसे ही सामने देखती है तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि दानिश खड़ा हुआ था। वो भी काफ़ी सारे बंदूक लिए गार्ड्स के बीच में। दानिश को देखकर जहाँ किसी की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, तो वहीं उस आदमी के साथ भी कुछ कम नहीं था। वो भी डर गया था, इसलिए उसने वहाँ से चुपचाप खिसकने में ही भलाई समझी और वहाँ से निकल गया। अब वहाँ किसी खड़ी हुई थी जो अपने आंसू भरी आंखों से दानिश को देख रही थी। वहीं दानिश बेहद गुस्से में था। उसे देखकर लग रहा था कि अगर किसी उसके पास अभी नहीं आई तो वो सच में दुनिया को तबाह कर देगा। किसी काफ़ी देर वैसे ही खड़ी रही। दोनों में से किसी ने भी पहल आने की पहल नहीं की। तभी दानिश ने अपने कदम किसी की ओर बढ़ा दिए। दानिश को खुद की तरफ आता देखकर किसी डर गई और डर से पीछे हटने लगी। जब किसी को कुछ और नहीं सूझा तो वहीं से पीछे की ओर भाग गई। उसे भागते देख दानिश के बदन में आग लग गई। उसकी गुस्सा को और भड़काने के लिए काफ़ी था। दानिश को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसका बस चले तो वो किसी को पकड़कर जिंदा जमीन में दफना दे, पर अफसोस ऐसा नहीं कर सकता है वो। दानिश और उसके गार्ड्स पीछे पीछे भाग रहे थे, वहीं किसी आगे आगे। वो जल्द से जल्द इस कॉलोनी से भागकर मेन रोड पर जाना चाहती थी कि कोई उसे लिफ्ट दे दे, पर वो यहाँ से भाग जाए। करीब आधा घंटा हो गया उन सबको भागते हुए, लेकिन उनमें से आज कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर बार के मुकाबले किसी इस बार कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रही थी, जिससे किसी भी हैरान थी, मगर अब तो थक चुकी थी। किसी अभी भी भाग रही थी, तभी उसकी नज़र सामने गई जहाँ उसे मेन रोड नज़र आ रहा था। किसी की आंखों में चमक आ गई और वो एक बार रुकी और पीछे देखा जहाँ वो दानिश और उसके आदमी खड़े उसे ही देख रहे थे। किसी उन्हें देखते हुए आगे भागी और दानिश के गार्ड्स भी भागे। दानिश वहीं खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने लगा। तभी एक बहुत जोर की आवाज़ आई, जिससे दानिश ने सामने देखा तो वो सन्न रह गया। एक ट्रक ने किसी को टक्कर मार दी और वो हवा में उछलते हुए जाकर गिरी। वहां खड़े गार्ड्स भी थर थर कांप रहे थे कि अब इनका क्या होने वाला है। वहीं दानिश के मुंह से उसकी सिगरेट छूट कर नीचे गिर गई और वो भागते हुए किसी के पास आया जो जमीन पर निढाल पड़ी हुई थी। उसके सिर से काफ़ी खून बह रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। आखिर में उसकी आंखें बंद हो गई और दानिश उसे देखता रहा। हॉस्पिटल के सामने दानिश की 6-7 कार्स आकर रुकी और एक एम्बुलेंस भी रुकी। एम्बुलेंस में से डॉक्टर और स्ट्रेचर पर लेटी हुई किसी बाहर आए। वो सब अंदर चले गए और ऑपरेशन थिएटर में जाकर किसी को इलाज करने लगे। पूरे हॉस्पिटल में दानिश के आदमी फैल गए। दानिश ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। उसकी वाइट शर्ट पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखों में बेतहासा आंसू थे जो कभी भी बाहर आ सकते थे, मगर दानिश उन्हें बाहर आने नहीं देगा। टाइम बीत रहा था और टाइम के साथ साथ दानिश का सब्र भी। जब से वो डॉक्टर और किसी ओटी के अंदर गए हैं, कोई भी बाहर नहीं आया। इस बात का दानिश को गुस्सा आ रहा था और उससे अब सब्र भी नहीं हो रहा था। रात के 8 बजे ओटी के रूम का डोर खुलता है। उसमें से 2 डॉक्टर बाहर आते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी एक डॉक्टर आगे आकर कहता है, पेशेंट के साथ कौन है? दानिश आगे आ जाता है, जिससे वो डॉक्टर समझ जाते हैं। डॉक्टर, वो लड़की आपकी क्या लगती है? दानिश थोड़ी देर सोचने के बाद, सी इज़ माई वाइफ। डॉक्टर, ओके, आपकी वाइफ के सर पर एक गहरी चोट लगी है, जिस वजह से हो सकता है कि उनकी याददाश्त चली जाए या ना भी गई हो। ये तो हम उनके उठने के बाद ही पता चलेगा। दानिश, वो कब तक होश में आ जाएंगी? डॉक्टर, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, बट 24 आवर्स उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। दानिश, जो करना है करो, लेकिन अगले 24 घंटे में मुझे वो ठीक ठाक बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने चाहिए, वरना तुम और तुम्हारा यह हॉस्पिटल इस धरती पे कहीं नजर नहीं आएगा।
डू यू गेट दैट? डॉक्टर डरते हुए, सर लेकिन। दानिश, काम करो जाकर अपना, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। इतना सुनते ही वो डॉक्टर्स वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं दानिश ओटी के बाहर खड़े होकर वहीं कांच के आगे से अंदर लेटी किसी को देख रहा था। तभी दानिश के पास राय आ जाता है। राय, सर वो ट्रक ड्राइवर मिल गया है, उसका क्या करना है? दानिश, जो सबके साथ होता है वही उसके साथ होगा, किल हिम। राय, ओके सर। दानिश, किसी के घर काम करने वाली केयर टेकर को बुलाओ। राय, ओके सर। इतना कहने के बाद दानिश वहाँ से चला जाता है और हॉस्पिटल में दानिश के गार्ड्स थे और खुद कृषि, जो बेड पर आराम से चैन से बेहोश थी। 4 दिन बाद हॉस्पिटल के सबसे वीआईपी वार्ड में कृषि इस वक्त लेटी हुई थी। एक डॉक्टर उसके पास खड़े हुए थे जो उसका चेकअप कर रहे थे। वहीं उनके ठीक बगल में एक लेडी खड़ी हुई थी जिनकी उम्र यही कोई 34-35 की होगी। वो थी आयशा, किसी के घर की पुरानी केयरटेकर, और अब से वो किसी के साथ 24 घंटे रहती थी। किसी को होश 2 दिन पहले ही आ गया था। वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी। उसे हाथ पैरों पर जो जख्म थे वो अब काफ़ी ठीक हो गए थे। बस एक सर पर चोट लगी थी जो ज़्यादा तो नहीं पर ठीक थी। आज 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों के एक बार भी दानिश किसी से मिलने ना आया और ना ही इन 4 दिनों में किसी ने अपने मुंह से एक शब्द बोला। डॉक्टर, अब आप पहले से बेटर हैं। मिसेज ओबेरॉय, आप घर जा सकती हैं। आज शाम को आप अपने हस्बैंड को बुला लीजिए, वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देंगे, उसके बाद आप अपने घर रेस्ट करिए। हस्बैंड? वर्ड सुनकर किसी को झटका लगता है। तभी वो डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है, मेरे हस्बैंड? कौन है? डॉक्टर, अरे आप भूल गई क्या? जो आपको अभी डॉक्टर इतना ही बोल पाए थे कि उसकी बात काटते हुए दानिश अंदर आता है और कहता है, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है। उसने नाराज़गी दिखाने का ये नया तरीका अपनाया है। ग्रेट। कृषि अपनी नज़रें साइड कर दानिश को देखती है। एज ए यूजुअल वो आज भी हैंडसम लग रहा था। वाइट शर्ट विथ ग्रे ट्राउज़र, उस पर उसके बिखरे बाल कहर ढा रहे थे। किसी ने जल्दी ही अपनी नज़रें दानिश से हटा ली और नज़रें नीचे करके बैठ गई। वहीं दानिश ने भी किसी को देखा और उसके बाद डॉक्टर से बात करने लगा। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चले गए। दानिश, मिस आयशा, किसी के कपड़े चेंज करिए, थोड़ी देर में हमें निकलना है। आयशा, यस सर। किसी धीरे से डरते हुए, मुझे नहीं जाना है। दानिश, क्या कहा? किसी, मुझे। दानिश, मैंने तुम्हारी उस बेतुकी हरकत के लिए कुछ कहा नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है समझो। जल्दी से चेंज करवाओ और चलो। किसी, मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। आपने उन्हें कहाँ भेज दिया है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ जाने दें मुझे। किसी बोलते बोलते रोने लगी। दानिश को उसकी ये गिरते हुए आंसू बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे थे। उसे गुस्सा आ रहा था जिस वजह से उसके हाथों की नसें उभरने लगी थी, जिसे देखते हुए आयशा को दानिश से डर लगने लगा था। और उससे भी ज़्यादा डर तो उसे किसी के लिए लग रहा था कि ना जाने अब ये आदमी इस मासूम सी बच्ची के साथ क्या करे। दानिश गुस्से से आगे आता है और किसी के सामने खड़ा हो जाता है। दानिश को खुद के पास आता देख किसी को लगता है कि शायद दानिश उसे अब थप्पड़ मारेगा, और यही आयशा को भी लगता है, जिसे दोनों ही अपनी आंखें बंद कर ली। काफ़ी समय बाद जब कोई आवाज़ नहीं आती है तो दोनों अपनी आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि जिस बेड पर कृषि लेटी हुई थी उसी बेड पर दानिश बैठा था और अपनी शांत नज़रों से कृषि को देख रहा था। कृषि भी उसे अपनी भीगी हुई पलकों से देखने लगती है। उसे कोई नज़र आ रही थी कि दानिश पिघल गया है उसकी बातें सुनकर, और हो सकता है कि वो उसे जाने दे। मगर उसकी ये आस तब टूटी जब दानिश की बातें किसी के कानों में पड़ी। स्लैब का मतलब जानती हो? किसी बड़ी ही अजीब नज़रों से दानिश को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दानिश आगे बोलता है, स्लैब, स्लैब यानी गुलाम। गुलाम यानी वो इंसान जिससे हम जो भी कहेंगे वो सब करेगा। किसी, आप? किसी कुछ कहने ही जा रही थी कि दानिश उसे रोक देता है और आगे बोलता है, आई नो, अब तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनो।
वो होटल की रात तो याद होगी ना, हमने साथ गुजारी थी। तुम्हें लगा था कि तुमने अपने घर वालों को उस रात के लिए कोई बहाना बना दिया होगा। क्या वो मान गए? ना ना, वो तुम्हारी बातों से सहमत नहीं थे। उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट किया उस बारे में, और जब सच्चाई उनके सामने आई तो वो खुश हुए, काफ़ी खुश हुए। उसके 2 दिन बाद वो मेरे पास आए और मुझे एक डील ऑफर की। पता है वो डील क्या थी? किसी की ओर देखते हुए, वो डील थी कृषिका। कृषिका की नीलामी। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बेच दिया, मुझे वो भी पूरे 50 करोड़ में। कृषि ये सुनते ही जैसे किसी सदमे में चली गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में सच है। उसके सर से आसमान चला गया था और पैरों से जमीन। उसका सर चकरा रहा था। उसके सर में अचानक से दर्द हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया पानी उठाने के लिए, मगर वो ना उठ सकी और दर्द से तड़प कर वहीं बेड पर गिर गई और बेहोश हो गई। दानिश के पर्सनल विला में बेड पर किसी लेटी हुई थी। वो अभी भी बेहोश थी। उसके पास एक नर्स खड़ी थी। वहीं पास में ही आयशा हाजी बैठी हुई थी, जो किसी के कपड़े उसकी कबर्ड में लगा रही थी। वहीं स्टडी रूम में बैठा दानिश इस वक्त स्मोक कर रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसकी जहन में कुछ बीती हुई बातें याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक। कुछ समय पहले हॉस्पिटल में दानिश और एक सीनियर डॉक्टर इस वक्त आमने सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर बैठकर किसी की फाइल रीड कर रहे थे। वहीं दानिश आराम से बैठा हुआ था और डॉक्टर के कुछ बोलने का वेट कर रहा था। कुछ समय बाद जब डॉक्टर फाइल रीड कर लेते हैं तो वो दानिश की ओर देखते हुए बोलते हैं, मिस्टर दानिश, आपकी वाइफ की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। उनके सर पर जो चोट लगी वो काफ़ी गहरी है। ये तो शुक्र मनाइए कि आपकी वाइफ कोमा में नहीं गई, वरना अक्सर ऐसे केसेस में पेशेंट को कोमा में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ठीक है। एक जरा सा भी झटका उन्हें ख़त्म कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि उन तक ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिससे वो स्ट्रेस लें, और इसका असर उनके दिमाग में भी पड़ सकता है। दानिश, ठीक है। फ्लैशबैक है स्टडी रूम। दानिश अभी भी वहीं बैठा हुआ था और इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि तभी कोई रूम का डोर खोलकर अंदर चला आता है। दानिश अपनी नीचे नजरें ऊपर कर देखता है तो किसी खड़ी हुई थी। वो काफ़ी शांत लग रही थी, मगर अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। किसी अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। दानिश किसी को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि आगे बढ़कर रूम का डोर लॉक कर देता है। वहीं किसी अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी। उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। दानिश एक गिलास से पानी लेकर किसी के आगे बढ़ा देता है। किसी भी वो पानी ले लेती है और पीने लगती है। कुछ देर यूं ही बीत गई। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तभी किसी बोलती है, किसी, मुझे आयशा आंटी ने सब कुछ बता दिया है। आई नो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आपको बेच दिया है, मगर मैं कोई स्लट नहीं हूँ। मैं मेहनत करूँगी और आपके पैसे जल्द ही चुका दूँगी। दानिश एक डेविड स्माइल हंसते हुए किसी के सामने सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। दानिश, आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने एक डील की थी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ और मैंने उन्हें पूरे 50 करोड़ कैश दिए थे। पता है 50 करोड़ कितने होते हैं? इन्हें कमाने में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। किसी, हाँ, लेकिन जो भी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। दानिश, अगर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए तो मैं तुम्हें खरीदता ही क्यों? किसी, आप चाहते क्या हैं? दानिश, जो मैं चाहता हूँ वो तुम अच्छे से जानती हो, और अगर फिर भी तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू कृषि, नॉट माई मनी। कृषि, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दें, मुझे। दानिश, ओके फाइन, हम एक डील करते हैं। किसी, कैसी डील? दानिश, 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास। तुम मुझे मेरे पूरे 50 करोड़ वापस कर दो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बट अगर 1 हफ्ते के बाद तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए, देन यू विल हैव टू मैरी मी। किसी, व्हाट द? दानिश, इज़ नो बैड वर्ड्स बेबी। और हाँ, एक और बात, इस हफ्ते में तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, जो करना चाहती हो कर सकती हो। मैं या मेरे गार्ड्स तुम्हारे काम के बीच बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बट 1 हफ्ते बाद तुम मुझे इसी टाइम पर या तो मेरे पैसों के साथ मिलना या ब्राइड की ड्रेस में। किसी, लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? दानिश, वो मुझे नहीं पता। किसी, फाइन। उसके बाद किसी वहाँ से जाने लगती है। तभी जाते जाते किसी रुक जाती है और दानिश की ओर मुड़कर,
अगर आपने ये गेम शुरू कर ही दिया है तो ठीक है, बट प्लीज़ प्ले फेयर। दानिश, मेरी तरफ से नो चीटिंग, एंड मैं तुम्हारी तरफ से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। 2 दिन बाद लंदन का मौसम आज खराब था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और साथ साथ स्नोफॉल भी हो रही थी। इस तेज़ बारिश में सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर एक लड़की जो इस बारिश में बैठी थी, एक बेकरी शॉप के बाहर किसी बैठी हुई थी, अपने घुटनों में अपने मुंह को छुपाकर रो रही थी अपनी किस्मत पर कि आज वो इतनी असहाय है कि उसके पास एक रहने के लिए जगह भी नहीं थी, पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे। वहीं कृषि से थोड़ी दूर एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई थी, जिसे पीछे की सीट पर बैठा हुआ आदमी बड़े गौर से कृषि को देख रहा था। तभी कार का ड्राइवर बोलता है, बॉस, क्या मैं गाड़ी वहाँ मैम के पास ले चलूँ? दानिश, कोई ज़रूरत नहीं है, घर चलो। ड्राइवर, ओके बॉस। उसके बाद वो कार्स का काफिला वहाँ से चला जाता है। कृषि वहीं बैठी बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रात के 12 बजे बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ठंड भी बहुत हो गई थी। सब अपने अपने घरों में इस बारिश का मज़ा ले रहे थे। वहीं कृषि एक बेकरी शॉप के बाहर खुद में सिमटी हुई बैठी थी। वहीं दानिश के विला में दानिश इस वक्त स्टडी रूम में था। रूम की खिड़की से बढ़ती हुई बारिश को महसूस कर रहा था। उसे पता था कि वहाँ बाहर कृषि ठंड में झुलस रही थी, ठंड से कांप रही होगी। अभी दानिश यही सब सोच रहा था कि स्टडी रूम का डोर नॉक होता है। दानिश कम इन बोलता है और आयशा जी अंदर आती हैं। आयशा जी, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कृषि कहाँ है? इस बारिश में वो कहाँ है? प्लीज़ उसे घर ले आइए। वो बच्ची है, अभी उसे नहीं पता है इस दुनियादारी में। प्लीज़ उसे घर ले आइए। दानिश, कल सुबह तक वो घर आ जाएगी, अब आप जा सकती हैं। इतना सुनते ही आयशा, जो कि थोड़ी राहत होती है, और वो वहाँ से निकल कर अपने रूम में जाकर जीसस की फ़ोटो के सामने बैठकर कृषि के लिए प्रे करने लगती है। अगली सुबह कृषि जब नींद से जागती है तो देखती है कि वो एक मखमल जैसे बेड पर लेटी हुई है और उसके क्लॉथ्स में चेंज है। ये सब देख कृषि एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल रूम का डोर खुलता है और आयशा जी अंदर आती है। कृषि, आंटी आप यहाँ? और मैं? अभी कृषि बोल ही रही थी कि आयशा जी बोलने लगती है। आयशा जी, कल रात को दानिश सर तुम्हें यहाँ लाए हैं। उन्होंने बताया कि तुम एक बेकरी शॉप के बाहर सो गई थी और तुम्हारे कपड़े भी भीग गए थे, इसलिए मैंने रात में चेंज कर दिया। कृषि, ओह मैं तो डर ही गई थी। आयशा जी, सर इतने भी बुरे नहीं हैं। कृषि, उनकी थोड़ी सी अच्छाई देखकर आप पिघल सकती हैं, मैं नहीं। आयशा जी, तुम्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। कृषि, आपको पता है? आयशा जी, हाँ, मुझे इस डील के बारे में पता है। कृषि, फिर भी आप बोल रही हैं कि मैं इनसे शादी कर लूँ? सीरियसली? आयशा जी, देखो किसी, तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हें बेच ही दिया है सर को, और सर चाहते तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट तुम्हें बहुत जेटली ट्रीट किया। वो बाहर से खुद को जितना डेविल दिखाते हैं उतने हैं नहीं। किसी, आपको बड़ा पता है उनके बारे में? आयशा जी, हाँ, क्योंकि मैं इंसानों की पहचान करना जानती हूँ। कृषि, आयशा जी, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब ब्रेकफास्ट कर लो। कृषि, पहले फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद करूँगी। आयशा जी, ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ, तुम जल्दी ही आ जाना। कृषि, ओके। उसके बाद आयशा जी रूम से बाहर चली जाती है और कृषि नहाने वाशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद कृषि रेडी होकर मिरर में खुद को देख रही थी। उसके बाद अपने बाल ठीक कर वो रूम से बाहर आ जाती है और नीचे डाइनिंग एरिया की ओर जाने लगती है। डाइनिंग एरिया में इस वक्त आयशा जी ब्रेकफास्ट टेबल पर खाना लगा रही थी। वहीं बाकी नौकर खाना लेकर वहीं खड़े थे। कृषि आकर वहीं खड़ी हो जाती है। तभी कोई पीछे से आता है और कृषि को पकड़ लेता है, उसे डाइनिंग टेबल के पास लाकर बैठा देता है। कृषि बस देखती ही रहती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, दानिश ही था। दानिश अपना हाथ हिलाता है, जिसे देख सारे नौकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आयशा जी भी जाने लगते हैं कि कृषि उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें रुकने को बोलती है, जिसे देख दानिश बड़ी खुन्नस से कृषि को घूर रहा था। दानिश का गुस्सा समझते हुए आयशा जी ने कृषि को समझाया कि वो किचन में है, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लें, और उसके बाद वो चली गई। अब डाइनिंग एरिया में सिर्फ दानिश और कृषि ही बचे थे। कृषि आराम से अपनी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करती है और धीरे धीरे खाने लगती है। ऐसा लग रहा है कि कृषि अपने हाथों से नहीं, बल्कि डायरेक्ट मुंह में ही निवाला ले रही थी, क्योंकि उसका फेस प्लेट में ही घुसा हुआ था। वो दानिश से नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जो कल रात हुआ वो बहुत शर्मनाक था। पहले तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से चली और
उसी के बाद दानिश को एक बेकरी शॉप के बाहर मिली। अभी क्रिस ये सब सोच ही रहा था कि दानिश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। दानिश, बाकी 5 दिन भी ऐसे ही किसी बेकरी शॉप के बाहर निकालने हैं या हार माननी है किसी वो। दानिश, इतना तो मुझे पता है कि शादी तो तुम्हें करनी ही है और मुझसे ही करनी है। अब 5 दिन बाद करो या कल करो। दोपहर का समय किसी लिविंग एरिया में बैठी थी और किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी आयशा जी उसके पास आती है और उनके हाथ में एक जूस का गिलास था। आयशा जी वो गिलास सामने रखी कांच की टेबल पर रखती हैं और किसी के कंधे पर हाथ रखती है, जिसे किसी अपनी सोच से बाहर आती है और आयशा जी की ओर देखने लगती है। आयशा जी, क्या हुआ डियर? किस सोच में गुम हो? किसी सोफे पर अपना सर रखते हुए बोलती है, पता नहीं आंटी, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या सही है क्या गलत है, किस पर विश्वास करूं किस पर ना करूं। मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे धोखा दिया है तो किसी अनजान से मैं कैसे वफादारी की उम्मीद रख सकती हूँ। आयशा जी, तुम्हारी परेशानी मैं समझ रही हूँ और तुम अपनी जगह सही भी हो, लेकिन भरोसा रखो गॉड पर, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और मुझे दानिश सर पर भी पूरा भरोसा है कि तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगे। जितना मैं उन्हें समझ पाई हूँ वो अंदर से बहुत अच्छे हैं, बस बाहर वालों को अपनी स्वीट साइड दिखते नहीं हैं। तुम्हें बिना किसी सोच के शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। यकीन मानो तुम बहुत खुश रहोगी डियर। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। आज रात को ही किसी को अपना फैसला दानिश को बताना था, मगर एक स्टाफ ने उसे आकर बोला कि दानिश सर ने बताया है कि वो आज तुम्हें लेने आएंगे। इस बात से किसी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने डिनर किया और अपने रूम में चली गई। कुछ देर उसने बुक्स पढ़ी और उसके बाद आराम से लेट गई, मगर काफ़ी करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आई और वो उठकर बालकनी में चली गई। बालकनी में एक सोफ़ा रखा हुआ था जिस पर किसी बैठ गई और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। स्मैश स्मैश स्मैश। कुछ कुछ अजीब सी आवाज़ सुनने के बाद अचानक से किसी की नींद खुल गई और उसके अपने चारों तरफ देखा तो हर जगह अंधेरा था। अंदर देखा तो किसी को डर लगा, लेकिन फिर भी वो बालकनी से उठकर रूम में आने लगी और बेड के पास वाले ड्रॉर में टॉर्च लाइट देखने लगी, मगर उसके हाथ निराशा ही लगी और उसे कोई टॉर्च लाइट नहीं मिली। बाहर से अचानक से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई किसी को बहुत तेज मार रहा हो, वो भी शायद डंडे से या किसी और चीज़ से। आवाज़ें बढ़ती जा रही थी जिस वजह से अब किसी की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। उसे बेहद डर लगने लगा था। अचानक से आवाज़ें बंद हो गई। किसी ने अपने कानों से हाथ हटाए जो उसने अपने डर को कम करने के लिए थोड़ी देर पहले अपने कानों पर रखे थे। किरसी उठी और डोर की तरफ जाने लगी। हर तरफ अंधेरा ही था। उसे ये भी नहीं पता था कि स्विच बोर्ड कहाँ है, इसलिए उसने इस रूम से बाहर निकलने में ही समझदारी समझी। किसी ने भी डोर के हैंडल को पकड़ा ही था कि बाहर से किसी और ने डोर खोल दिया। इस सडन एक्शन से किसी डर गई और तेज चीखने वाली थी कि सामने वाले शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे किसी की चीख उसके गले में ही रह गई और वो बस छटपटाती ही रह गई। तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। हाँ, ये वही है, ये वही परफ्यूम है जो उस रात उसने स्मेल किया था। ये दानिश है। दानिश, लाइट चली गई है, मैं अभी किसी से बोलकर जनरेटर ऑन करवाता हूँ, तुम यहीं रहो। दानिश ये बोलकर जाने को हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दानिश, व्हाट हैपेंड? किसी, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। दानिश, तो तुम्हें डर भी लगता है? सुन के अच्छा लगा। किसी, इरिटेट होकर, मैं कोई ही मैन नहीं हूँ, मुझे भी डर लगता है और ऐसी आवाज़ें आएंगी तो डर तो लगेगा ना। दानिश, कैसी आवाज़ें? किसी, वो कोई। तभी लाइट आ जाती है और दानिश की नज़र किसी के फेस पर जाती है जिस पर आंसू सूख चुके थे और रोने की वजह से उसका फेस लाल हो गया था। दानिश, सो जाओ, अब रात हो गई है। दानिश अपना हाथ किसी के हाथों से अलग कर जाने लगता है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ आती है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ये बात सुन दानिश रुक जाता है और किसी को आर यू श्योर वाला लुक देता है। किसी, मैं सच में शादी के लिए रेडी हूँ। दानिश एक स्मारक देता है और वहां से चला जाता है। किसी अपने रूम में वापस आती है और वॉशरूम में चली जाती है। वहीं सामने लगे मिरर में खुद को देखकर, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही?
वहीं दानिश के रूम में दानिश इस वक्त शावर ले रहा था। अपने दोनों हाथों को उसने दीवार से टिका रखा था और शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके आंखों के सामने किसी का हंसता खेलता चेहरा नजर आया। कुछ ही समय में उसने अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, किसी मल्होत्रा उर्फ कृष्का दानिश ओबेरॉय। क्या होगा इन दोनों की जिंदगी में, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।